हाय गाइस, आप सबका गिल्ड मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर फिर से हम स्वागत करते हैं। हमने एक सीरीज़ शुरू की है कि एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और पीपीएससी के एग्ज़ामिनेशंस के लिए हम जीके के पोर्शन को कवर करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। वेरी कंसेप्ट इम्पोर्टेंट ये रहेंगे कि ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ामिनेशंस में सेम सा पैटर्न रहता है। स्टैटिक्स जीके को कवर करना वेरी इंपॉर्टेंट और भी है। रिसेंटली अभी पीपीएससी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर का पेपर कंडक्ट किया है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था, लेकिन जब वैकेंसीज आई तो उसमें सिर्फ जीके और रीजनिंग था, बट जीके जिसका अच्छा गया उसी बच्चे का पेपर क्लियर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं यहाँ पर बात दोहराने की ये कोशिश करूँगा कि हम आज की सीरीज़ के अंदर बात करेंगे प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल 5 अगस्त 2017 के पेपर के जीके के पोर्शन पे 25 क्वेश्चन है। इन पे हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा इनका स्टैटिक फैक्ट भी बताऊंगा मैं आपको, एडिशनल फैक्ट जितने भी होंगे, प्लस जो सीरीज़ की हमने बात की थी अभी, उस सीरीज़ के अंदर हमने स्टेट कवर किया, उसके साथ में सीएम कवर किया, गवर्नर कवर किया, कैपिटल सिटी कवर की, उसके बाद में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस उसके पावर प्लांट्स। तो हम इतने पोर्शन को कवर करेंगे और इसके साथ फिर हम लोग कवर करेंगे पर स्टेट के अकॉर्डिंग उस स्टेट की पूरी जीके व एडिशनल फैक्ट। चलिए, जितने भी लोग आज हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है, बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरी की तलाश में तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे ही हैं, लेकिन आजकल तैयारी करने का एक माध्यम ये बन चुका है कि जब तक आप किसी कोचिंग में नहीं जाते तब तक आप अच्छी तैयारी या अपने लगन को आप तैयारी में नहीं लगा सकते। इसके लिए बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि वो कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कईयों को आने या जाने की प्रॉब्लम है। तो हमारा ये सहयोग है आपके साथ मिलकर कि हम आप तक जहाँ तक संभव हो सकता है हम आप तक वीडियोस अवेलेबल करवाएंगे, ताकि आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कर सकें। इसके साथ में आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लाइक ज़रूर कर दें और आगे शेयर कर दें, ताकि आपके करने से उन बच्चों तक ये जानकारी पहुंच सकती है जिन बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे 3 बातें इंपॉर्टेंट हम करेंगे। सबसे पहले बात ये करनी है कि अभी प्यारे बच्चों जीके के पोर्शन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसकी जैसे हम बात करेंगे कि जून के बाद में मैं बात करूँगा पीपीएससी का पेपर कंडक्ट होगा। पीपीएससी के बाद में बात करेंगे, नियर स्टेट की बात करें तो हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर नायब तहसीलदार का पेपर कंडक्ट होगा। राजस्थान की बात करें आरएएस का पेपर कंडक्ट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सीजीएल का पेपर कंडक्ट होगा और उसके साथ में ग्रुप डी का, जो रेलवे की आज तक की सबसे बड़ी भर्ती है, उसका पेपर कंडक्ट होना है। और इसके बाद में रेलवे कांस्टेबल प्लस सब इंस्पेक्टर पेपर भी कंडक्ट होना है। तो इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा तैयारी को सीरियस तरीके से और बढ़ा दें कि आगे तक आप बढ़ सकते हैं। बात दूसरी यहाँ पर ये आती है कि पहले के मुकाबले, आज से कुछ वर्ष पहलों के मुकाबले की बात करें तो बहुत सारे बच्चे कोचिंग सेंटरों में जाकर पैसा देकर पढ़ते थे और उनको शायद तक वहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, तो वो डिमोरलाइज हो जाते थे। देखो, पेपर देने का एक मूड होता है प्यारे बच्चों, पेपर देने का एक मूड होता है, कोई काम करने का एक मूड होता है। जब तक आपका मूड नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, और हर दिन आपको मोटिवेशन होने की ज़रूरत होती है। इसलिए हम लोग बीच में कंटिन्यू नहीं रह पाए थे, लेकिन अब आपसे वादा है कि हम कंटिन्यू रहेंगे। जहाँ तक संभव हो सकता है आप अपना बेशकीमती समय निकालकर, जहाँ भी बैठे हैं, घर पे रात को सोते समय भी आप इन वीडियोज़ को देखकर आप अपने लेवल को अप कर सकते हैं। तो ज़रूर देखें आप। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी शुरू कर रखी है या नहीं की है तो आप अभी से करना शुरू कर दें। जो पीछे निकल चुका है उसको छोड़ दीजिए, पॉजिटिव तरीके से तैयारी करते चलें। जहाँ से भी आपको मटेरियल मिलता है ज़रूर पढ़ें। और ये सिर्फ आपको आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट संसाधनों की कमी नहीं है पढ़ाने के लिए, बहुत सारे चैनल पढ़ाते हैं। तो इसलिए आप अगर अपने अच्छे मन से तैयारी करेंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर आप बुरे मन से तैयारी करेंगे तो आपका बुरा रिजल्ट आएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज हम 25 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जितने भी जो हायर लेवल की तैयारी है, मैं बात करूंगा कि यूपीएससी, चाहे आपका इनके बीच में 8 जुलाई को आपका नेट का पेपर भी कंडक्ट होना है, चाहे इसके बाद में बात करूं सीजीएल का पेपर या इसके बाद में बात करूं पीपीएससी का पेपर,
जो जितने भी पेपर्स हैं, इन पेपर्स में आप 20% का रेशियो निकाल दीजिए, उन बच्चों को बेनिफिट मिलेगा जिन्होंने पिछले 5 या 7 साल के क्वेश्चन पेपर रिपीट किए हैं। वाई? क्योंकि सीजीएल की एक ऐसी मिथ है, सीजीएल के अंदर इस प्रकार का तथ्य माना जाता है कि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, चाहे वो इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ्स की बात करूँ, वो रिपीट होते हैं, रिपीटेशन होता है इनका। तो ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये पुरानी सीरीज़ को डिस्कशन करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। बी होप। चलिए, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर कर दें फटाफट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि हम 25 क्वेश्चनों पे डिस्कशन करें। बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि एट विच रेट हम बात करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या हम बात करें यहाँ पर स्टेटरी लिक्विडिटी रेट। 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं। आपको चारों ऑप्शनों के आंसर बताने हैं। कौन सा आप इसका आंसर बनेगा प्यारे बच्चों? सी बनेगा पहला। अब बात आती है स्टैटिक फैक्ट की। आरबीआई का गठन कब हुआ था? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप नहीं लिखें, आप जिसको नॉलेज होता है वो ज़रूर लिखें, क्योंकि आप अगर लिखेंगे तो जिसको नहीं पता होता वो कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक करेगा, ताकि वहाँ उसको जानकारी अवेलेबल मिल जाए। आरबीआई के गवर्नर का नेम जरूर लिखें, उर्जित पटेल। ठीक है, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व इज़ नोन एज, क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। इन चारों ऑप्शनों में हमने ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका डी बनेगा, एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। थर्ड क्वेश्चन है कि मिनिमम एज इंडियन, मैं कह दूं कि भारतीय उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष की उम्र होना अनिवार्य है? व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स और 37 ईयर्स। सो गाइस द सेकेंड ऑप्शन 35 ईयर्स। सो अब आपका पहला स्टैटिक फैक्ट ये बनता है कि आपको ये बताना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप बताएंगे कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितने टाइम का होता है, मतलब कितने साल तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट 5 साल के लिए होता है। अगर इम्पीचमेंट की बात करें, अगर इनको गवर्नर का पद है, चाहे हम बात करें कि सेकंड प्रेसिडेंट की बात करें या वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, या हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का जज, जस्टिस, इनको इम्पीचमेंट महाभियोग से नहीं हटाया जाता। उसी प्रकार जैसे हम बात करें कि अगर विश्वास मत पूर्ण नहीं हो पाता तो 5 साल से पहले भी सरकार गिर सकती है, बेशर्ता इमरजेंसी की कंडीशन में भी गिर सकती है। तो इनकी वजह से हम इनको अलग फैक्ट में देखते हैं, लेकिन ये हमें पता है कि 5 साल का टेन्योर होता है कोई भी चुनी हुई सरकार। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट इज इशू टू रिस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस विच ही इज़ नॉट द एंटिटिल टू। अब आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं। चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योवो वरंटो। फिफ्थ है कि हु वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का सन कौन है? पहला है बिंदुसारा, चंद्रगुप्ता सेकंड, सी है अशोका और डी है आपका बिंबसारा। तो इसका जो ऑप्शन है पहला करेक्ट है। अब यानी यहाँ डाउट ये हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्ता सेकंड में क्या फ़र्क है। तो चंद्रगुप्ता मौर्य मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे और चंद्रगुप्ता सेकंड ये अलग हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी केम टू पावर इन इंडिया आफ्टर तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के बाद में पावर में कौन आया था? मैं इसकी स्टैटिक फैक्ट आपको सारे बता देता हूँ, कृपया आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, अपनी नोटबुक में करना चाहते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करें कि जो स्लेव डायनेस्टी थी, ठीक है, ये स्लेव डायनेस्टी थी आपकी 1206 से लेकर
हम बात करेंगे 1206 से लेकर ये 1290 तक रहता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था। नंबर 2 पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर 2 पे आता है आराम शाह है। नंबर 3 पे आते हैं इल्तुतमिश। फिर नंबर 4 पे आते हैं आपके रुकनुद्दीन फिरोज। फिर आता है रजिया बेगम। फिर उसके बाद में आता है मुइजुद्दीन बराम शाह। फिर आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। फिर आता है नसीरुद्दीन महमूद। फिर उसके बाद में आता है बलबन। और फिर अंत में आता है केकुवाद एंड शमसुद्दीन कैम्यूर्स। ये 1287 से 1290 तक का लास्ट टेन्योर रहता है। उसके बाद में आता है खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। अब प्यारे बच्चों, खिलजी वंश में आपको क्या याद रखना है कि 1290 के बाद में 1320 यानी कुल मिलाकर 30 वर्ष तक इनका राज रहता है। और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ये मैं कुछ हिंदी में भी वर्ड आपको लिख दूंगा। जलालुद्दीन खिलजी थे जिन्होंने 1290 से 1296 तक अपना राज रखा। उसके बाद में आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जिनका 1296 से लेकर 1316 तक। उसके बाद में आ जाते हैं कुतुब मुबारक जिनका कि 1300 प्यारे बच्चों 1316 से लेकर 1320 तक, ये 4 वर्ष का रहता है। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं प्यारे बच्चों जो खिलजी डायनेस्टी यहाँ से ख़त्म हो जाती है। फिर तुगलक डायनेस्टी। अब तुगलक डायनेस्टी कब इस्टेब्लिश होती है? 1320 से लेकर इनका टाइम रहता है प्यारे बच्चों 1412 तक। याद रखिए आप। ठीक है, इनको आप 5 से 7 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में याद रह जाएगा। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? सबसे पहले फाउंडर आता है गयासुद्दीन तुगलक। याद रखिए, गयासुद्दीन तुगलक, जिनका 1320 से लेकर 1325 तक। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 साल। इसके बाद में आता है मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से लेकर प्यारे बच्चों ये रहता है 51 तक। इसके बाद में आ जाता है फिरोज शाह तुगलक। अब हम डिटेल में बात तो इसके अलग कंसेप्ट में करेंगे, बट मैं आपको वैसे ही एक बार प्रिपेयर करवा रहा हूँ। फिरोज तुगलक, ठीक है, जिसको फिरोज शाह तुगलक भी कहते हैं। जो इसका 1351 टू 1388 तक इनका टाइम रहता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट इनका टेन्योर था 1412 तक। और इसके बाद में इनके जो डायनेस्टी थी कुछ समय के लिए रही है, वो हम इसको एक्स्ट्रा इसके जो किंगडम था इनका उनके अंदर रखेंगे। इसके बाद में आ जाती है सैयद डायनेस्टी। अब सैयद डायनेस्टी कब होती है? 1414 से लेकर 1450 तक, 1450 तक। ठीक है, इसको आप याद रखिए 1450 तक। सबसे पहले सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? खिज्र खान, जिसको बोलते हैं हम लोग खिज्र खान। ठीक है, ये खिज्र खान है इनका फाउंडर, जिनका जो समय रहता है 1414 से लेकर प्यारे बच्चों याद रखिए आप 1414 से लेकर हम लोग याद रखेंगे 1421 तक। ठीक है, इसके बाद में हम लोग और थोड़ा सा आगे डिस्कशन करेंगे। आपको डिटेल में बता दूं मैं। मुबारक शाह आता है इसके बाद में, खिज्र खान के बाद में 1421 से लेकर 1424 तक 34 तक, माफ़ करिए। फिर आता है मोहम्मद शाह का आता है 1434 से लेकर 1445। इसके बाद में आता है अलाउद्दीन आलम शाह, तो ये होता है 1445 से 1450 तक। ठीक है, ये अच्छे से याद कर रखा है मैंने, तो मुझे इनके बारे में प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये डिटेल्स अगर आप पढ़ते रहेंगे, दिल से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाता है। इसके बाद में जाता है लोधी डायनेस्टी। अब लोधी डायनेस्टी में सबसे पहले लोधी डायनेस्टी के बारे में जान लेते हैं। 1451 से लेकर 1526 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। अब इनके फाउंडर कौन थे? बहलोल लोधी। सबसे पहले कौन थे आपको याद रखना है? बहलोल लोधी। इसके बाद में आते हैं बहलोल लोधी के बाद में सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी का टाइम कब से कब तक रहता है मैं नोट करवा रहा हूँ, आपको कर सकते हैं आप। बहलोल लोधी का प्यारे बच्चों रहता है 1451 से लेकर 1489 तक।
और सिकंदर लोदी आते हैं 1489 से लेकर प्यारे बच्चों 1517 तक, ठीक है, यानी 1517 तक। अब आते हैं इब्राहिम लोदी, तो 1517 से लेकर 1526 में रहते हैं और 1526 में इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसके बाद में कौन आ जाता है, मुग़ल एम्पायर आ जाता है, ठीक है, मुग़ल डायनेस्टी आ जाती है। अब मुग़ल डायनेस्टी कब से कब तक चलती है, 1526 से लेकर हम बात करें कि 1857, यानी आपको पता है कि यानी सबसे बहादुर शाह जफ़र जो सेकंड थे वो 1857 में जब अंग्रेज़ों ने इंडिया में अपनी सत्ता बढ़ा दिया था तो उन्होंने उनको दिल्ली में कैद कर लिया था और ब्रह्मा में जाकर उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये आता है। अब आपका जो ऑप्शन आई थिंक मुझे लगता है कि आप 6th का अच्छे से समझ चुके होंगे कि तुगलक डायनेस्टी, विच डायनेस्टी केम टू पावर इंडिया आफ्टर द तुगलक डायनेस्टी, आप खुद समझ चुके होंगे कि आपका क्या ऑप्शन बनेगा। चलिए 6th का जो क्वेश्चन है 6th नंबर का आंसर बनेगा आपका द सैयद डायनेस्टी। विच प्लैनेट इज कंसीडर एज द ड्वार्फ प्लैनेट, अर्थ, जुपिटर, प्लेटू और सटर्न। तो 7th का जो ऑप्शन है वो प्लेटू है। अब यानी आता है यहाँ पर क्वेश्चन कि आप ये बताइए कि कितने यूनिवर्स में कितने प्लैनेट हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है, सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है और सबसे ठंडा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, हम 8th क्वेश्चन की बात करेंगे। सैंडस्टोन इन विच टाइप ऑफ रॉक, ये 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं, हम इसका ऑप्शन कौन सा बताएंगे, सेडिमेंट्री रॉक। व्हीट इज़ ए, क्या है आपको बताना है, क्या एक ट्री है या एक शब है या एक हब है या हम बात करें कि क्रीपर है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हो सकता है कि इन क्वेश्चनों के पेपर सेट में आपको हिंदी में ट्रांसलेशन भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में रखा गया है, तो ये एक हब है, ठीक है। 10th क्वेश्चन की बात करें, स्नेक्स, टर्टल एंड लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एनिमल, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये आपको स्वाभाविक सी बात है कि ये सबको ही पता है कि कौन से में आते हैं, रेप्टाइलियन, ठीक है, क्योंकि ये सभी चलते हैं। या बात करें हम रेंगने वाले। 11th क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द सॉइल वाटर टेंशन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं, इन चारों में आप गैस करें और फिर अपना आंसर बताने की कोशिश करें। पहले आप चारों को पढ़ें और उनके बारे में बताएं। ए बी सी डी, इनमें चारों ऑप्शनों में कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो इसका जो सी ऑप्शन सही था। व्हाट इज़ एसआई यूनिट फॉर फोर्स, फोर्स के लिए कौन सा यूनिट, 4 ऑप्शन है हमारे सामने, कौन सा इसका सही होगा, न्यूटन। 13th क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड थर्मल कंडक्टर, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में कौन सा सही होगा, डी सिल्वर। 14th क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डाटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन भी आया था, तो सी होगा रैम। रैम की फुल फॉर्म बतानी है आपको और रोम की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ALU की फुल फॉर्म बतानी है आपको, ये आप पे डिपेंड करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा। परमानेंट मेमोरी की बात की जा रही है, टेम्परेरी की बात होती है तो टेम्परेरी कौन सी होती है, रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रस्टिंग इज़, ये साइंस के संबंधित क्वेश्चन है, 15th नंबर हम पढ़ेंगे। 15th का जो ऑप्शन बनेगा इसका डी ऑप्शन था, रिडक्शन। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट ए कैशन, तो आप बताना है, आपको 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या इसका ऑप्शन करेक्ट होगा क्या नहीं होगा, तो इसका होगा सी, ठीक है, सल्फेट आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड ऑफ स्मोक, आपको बताना है कि कंपोनेंट ऑफ स्मोक, ठीक है, तो इज नॉट। 4 ऑप्शन है हमारे पास, चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी, क्लोरीन ऑक्साइड। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन की बात करें,
18th क्वेश्चन की बात करें, नीति आयोग हैज़ बीन फॉर्म टू रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। ये इस पर थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि जो हम बात करें कि पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स जो होता है ये कब से शुरू हुआ, कब कब तक रहा, ये एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। एट प्रेजेंट नीति आयोग है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, इसके चेयरमैन कौन है, इसके वाइस चेयरमैन कौन है, ठीक है, इसके बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, इसने किसको रिप्लेस किया है, तो हम बात करेंगे प्लानिंग कमीशन को। इससे पहले जो यूपीए कांग्रेस सरकार थी तो उनके समय के अंदर प्लानिंग कमीशन था। ये प्लानिंग कमीशन क्या काम करता है, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और जिसको अदर मेंबर होते हैं इसमें स्टेट के बात करें सीएम होते हैं, और कुछ कैबिनेट से भी होते हैं। ये होता है कि जैसे कि देश में डेवलपमेंट करना है उसके संबंधित या नए रूल, नए एक्ट, नए प्रपोजल पे ये प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में जो बेस्ट से बेस्ट उनको लगता है उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। अब इसकी बजाय अब जो बीजेपी की सरकार में नीति आयोग है, ठीक है, तो नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है वो ध्यान रखना आपको, किनकी अंडर ये काम करती है, देश के प्रधानमंत्री के अंडर। चलिए 19th क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, हु इन्वेंटेड फर्स्ट वॉकिंग लेज़र। ये आपके सामने 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, चारों पे आपने बताना है, तो इसका जो आंसर बनेगा सी बनेगा, टी.एच. मेमन। 20वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यू hosted its first ever test match on 9th November 2016 which was played between India and England। आई थिंक ये लास्ट ईयर की बात करें तो उससे लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, बट ये अब इम्पोर्टेंट नहीं कहलाता इतना, लेकिन फिर भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या था। तो इसका जो बी ऑप्शन था, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट। अब यानी क्वेश्चन ये निकल के आता है कि आपको प्यारे बच्चों जितने भी इंटरनेशनल स्टेडियम हैं इंडिया में, तो वो स्टेडियम आपको याद रखने हैं। अभी हम बात करें तो आईपीएल से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इनके फैक्ट पढ़ लें थोड़े से। इसके बाद में हम बात करें कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए, 21st एडिशन था, उसके संबंधित इंडिया ने जो इंडिया की इनबॉक्स के अंदर इंडेक्स में बात करें तो 10वीं रैंक है, और इंडिया की अगर गोल्ड मेडल के अंदर बात करें तो 3rd रैंक है। बिकॉज इंडिया सबसे पहले कौन रहा है, ऑस्ट्रेलिया रहा है, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड रहा है, तीसरे पे इंडिया रहा। इंडिया के 66 ओवरऑल मेडल थे, जिसमें 26 क्या है, गोल्ड है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मैच करना है, ये 21 क्वेश्चन नंबर है, 21st क्वेश्चन नंबर है, आपको मैच करना है। इस पे मैच द फॉलोइंग करेंगे आप, या आर्टिस्ट हैं और आर्ट फॉर्म किससे हैं। सबसे पहला है 21st नंबर क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, आपको देखना है हरि प्रसाद चौरसिया, आर्ट फॉर्म क्या था इनका, गौरी शंकर, या बात करूं कि M.F. हुसैन और जाकिर हुसैन, ठीक है। तो ये फ्लूट, पेंटिंग, कथक या तबला, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो सी करेक्ट बनेगा। जो गौरी शंकर हैं वो कथक से हैं, हरि प्रसाद चौरसिया ये फ्लूट बजाते हैं, हुसैन साहब की बात करें तो इनका पेंटिंग का फेमस थे, और जाकिर हुसैन साहब, ठीक है, ये तबला। 22nd नंबर क्वेश्चन की बात करें कि हु इज़ ओनली इंडियन क्रिकेटर टू हैव रिसीव द पॉली अमर्जिर अवार्ड 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स कौन सा है। अब यानी यहाँ से क्वेश्चन ये निकलता है कि अगर बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन चुना गया है, बात करें कि ऐसी कौन सी वर्ल्ड की वीमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। ये आपको गाइस अगर नहीं पता है तो ध्यान रखना, ये इंडिया की है, झूलन गोस्वामी। तो 22nd नंबर क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका विराट कोहली। बात करते हैं 23rd, हु इज ऑथर ऑफ बुक टाइटल द सैलोट। द सैलोट का आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इसका बनेगा पॉल बेटी। 24th नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ डिज़ाइन
डेजिग्नेशन एज द मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ यूएसए इन डिफेंस दिसंबर 2016 की बात करें, कनाडा, इजराइल, इंडिया एंड यूके। तो 24 का जो सी इंडिया था। अब बात करें कि जितनी भी एक्सरसाइज होती है, हम युद्धाभ्यास की बात करें तो वो 2018 के सभी आपको प्रिपेयर कर लेने, लिस्ट बना लीजिए। वैसे हम लोग आपको जीके की सीरीज़ के अंदर बताते रहेंगे, बट फिर भी आप अपनी लिस्ट बनाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 25 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें कि विद विच कंट्री इंडिया डिड इट्स 7th एडिशन ऑफ बिलैटरल, ये होती हैं इनकी एक्सरसाइज 2016 ऑफ, ठीक है, सहयोगिक तौर पर एक्सरसाइज जितनी भी हैं अभी मैंने बात की, क्योंकि ये पुराना है, इस पे आई थिंक कितना पुराना आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं। बट आंसर की बात करें तो ये मालदीव था, ये उस वक्त इम्पोर्टेंट था क्योंकि प्रीवियस ईयर की बात करें। 18 के अंदर पेपर कंडक्ट होगा, तो आपको क्या करना है, अगस्त 17 से लेकर अभी तक यानी मई 2018 तक, या बात करें जून का जो आगे आएगा वो हम बताते रहेंगे, जितनी भी एक्सरसाइज हैं ये संबंधित आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, चाहे वो इंडिया है, चाहे 2 कंट्रीज़ कर रही है, चाहे 3 कंट्रीज़ कर रही है, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, हमने डिस्कशन किया, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। हम आगे भी इसी तरह से रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इंग्लिश के कंसेप्ट्स लेके आपके तक अवेलेबल होते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो।